हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक नए करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके डिसीजन से है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ST/SC एक्ट से संबंधित एक निर्णय दिया है। ठीक है, इस निर्णय में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय उन्होंने कहा है जो ST/ST के तहत जो भी अपराध होते हैं, अगर ST/SC का व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत अगर शिकायत दर्ज करता है तो जिसके खिलाफ उसने शिकायत दर्ज की है उसको तभी अपराधी माना जाएगा जब वो पब्लिक जगह पे किया है ना, पब्लिक प्लेस पे किया है, सार्वजनिक दृश्य के समक्ष किया, मतलब लोगों के सामने अगर उसने CST से संबंधित किसी व्यक्ति की अपमान किया है ना, या डराया धमकाया है, तभी उस पर अपराध साबित होगा। ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले अगर ST/SC एक्ट के तहत अगर कोई शिकायत दर्ज करता था, जिसके भी खिलाफ ये शिकायत दर्ज की जाती थी, उसे बिना कार्रवाई किए और मतलब बिना कार्रवाई किए पुलिस हिरासत में ले लिया जाता था। SC/ST एक्ट के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं कि SC/ST एक्ट होता क्या है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 में आया था। ये ST/SC मतलब SC/ST के अलावा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति ST/ST के व्यक्ति से, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से कुछ जाति सूचक शब्द बोलकर उनका अपमान करता है तो ये एक्ट लागू होता है। और उस जाति के तहत उन पर SC/ST के जो लोग रहते थे बहुत अत्याचार होता था। ठीक है, उन अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा ये ST/ST एक्ट लेके आया गया था। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सजा भी दी जाती है। इस एक्ट के तहत क्या उसे सजा देने का प्रावधान है। और इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। मतलब कि संसद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कानून बना सकती है। तो किसको अधिकार है इससे संबंधित कानून बनाने का? केंद्र सरकार या संसद को। और अधिनियम का क्रियान्वयन, मतलब कि ये जो एक्ट है इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य सरकार या केंद्र शासित सरकार के जो प्रशासक होते हैं या प्रशासन होता है उसके द्वारा इस एक्ट का या इस कानून को उस क्षेत्र में लागू किया जाएगा। और इसके तहत कुछ मतलब इसके लिए केंद्र सरकार भी सहायता प्रदान करती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये था SC/ST एक्ट, मतलब कि किसी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं और उनका अगर किसी भी तरीके से अपमान करते हैं या फिर अत्याचार करते हैं या जाति सूचक शब्द बोलकर उनका अपमानित करते हैं या डराते हैं या धमकी देते हैं तो वो अत्याचार की श्रेणी में गिना जाएगा और इस अधिनियम के तहत उसको सजा देने का प्रावधान है। तो ये SC/ST एक्ट किन किन पर लागू होता है? फर्स्ट ये है, ये जो एक्ट है केवल गैर ST/SC के व्यक्ति पर लागू होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई ST का व्यक्ति है और एक ST का व्यक्ति है, दोनों लड़ते हैं, दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, दोनों एक दूसरे का बहुत अपमान करते हैं ना। अब इसमें से जो ST वाला बंदा है वो जाकर शिकायत दर्ज कर देता है इस कानून के तहत, तो इसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। क्यों? मतलब शिकायत इसके तहत दर्ज नहीं की जाएगी, इस कानून के तहत दर्ज नहीं की जाएगी और इस कानून के अंतर्गत उसको सजा भी नहीं दी जाएगी, इसको ST वाले बंदे। लेकिन हाँ, अगर SC या ST का कोई व्यक्ति है और इसका कोई अपमान करता है, मान लीजिए कोई जर्नल है या किसी और OBC या कोई अन्य कास्ट से आता है वो व्यक्ति, और इसने अगर ऐसा कोई कार्य किया जिससे इसका अपमान होता है ST/SC व्यक्ति के, तो उसके खिलाफ ये कानून लग सकता है, उसके खिलाफ ये एक्ट का उपयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत 33 ऐसे काम हैं, 33 ऐसे कार्य को क्या माना गया है? अपराध माना गया है। 33 कार्य को अपराध की श्रेणी में रखा गया है ना। ST/SC के खिलाफ किए जाने वाले 33 कार्य को क्या माना गया? अपराध माना गया है इस अधिनियम के तहत। ठीक है, और इसके तहत ST/SC के किसी भी व्यक्ति को उसके आर्थिक, लोकतांत्रिक या फिर सामाजिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, उनको यह अधिकार देने से इनकार नहीं किया जा सकता और कानूनी प्रणाली के द्वारा उनका शोषण नहीं किया जा सकता और कानूनी प्रणाली का उन पर दुरुपयोग भी नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो उसे क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें जांच कैसे होती है इस पर बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? इसके तहत अगर 37 ऐसे कर्म को डिफाइन किया गया है, अगर उन कर्मों को किसी ST/SC बंदे के खिलाफ किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। और वो अपराध कैसा है? संज्ञेय है, मतलब क्या है? दंडनीय अपराध है। उसके तहत क्या दिए? सजा का प्रावधान है। और अगर ये अपराध हुआ है तो इसके प्रति मतलब जांच करने का अधिकार किसको? जांच करेगा पुलिस उप अधीक्षक, मतलब DSP रैंक का कोई व्यक्ति या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति ही जांच कर सकता है ना। उससे नीचे का कोई भी अधिकारी, जांच उसके नीचे को किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। और अगर ऐसा कोई
अपराध होता है, मान लीजिए किसी ST SC बंदे के साथ ऐसा कुछ होता है तो, और ऐसी कोई शिकायत आती है SC SC आयोग में, तो 30 दिनों के अंदर जांच को खत्म करना होगा और रिपोर्ट पुलिस निदेशालय में निदेशक को सौंपनी होगी। ठीक है, इसके तहत कितनी सजा दी जा सकती है? इसके तहत 6 माह की सजा न्यूनतम है ना, कम से कम 6 माह की सजा और अधिक से अधिक 5 साल की, अधिक से अधिक 5 साल की सजा का प्रावधान है। और अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा संगीन अपराध हुआ है तो ये न्यूनतम सजा को 1 वर्ष किया जा सकता है ना, 1 वर्ष की हो सकती है और अधिकतम सजा हो सकती है कारावास, आजीवन कारावास। और अगर मतलब इसमें एक अधिनियम में एक धारा 4 है, इसके तहत अगर कोई लोक अधिकारी मतलब गवर्नमेंट का कोई अधिकारी उसके पास ऐसी कोई शिकायत आती है और वो कार्रवाई करने से मना करता है तो उसको भी 6 महीने की सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नियम 1995 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ तत्कालीन सहायता है ना प्रदान की जाएगी, तत्कालीन राहत प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, इस एक्ट में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है। अधिनियम ST SC के खिलाफ अत्याचारों के मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालतों के गठन की बात करता है। ठीक है, और जो राज्य है हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सहमति से एक विशेष या सत्र न्यायालय की स्थापना कर सकता है। सत्र न्यायालय वो केवल इन्हीं मामलों को सुलझाएगा, और अगर मतलब ऐसा सत्र या विशेष न्यायालय में कोई मामले आते हैं तो जो सुनवाई होगी दिन प्रतिदिन होगी, उनमें गैप नहीं होगा। आज कार्रवाई हुई है, कोई फैसला नहीं आया तो अगले दिन ही कार्रवाई बिठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज कार्रवाई कर दी फिर 6 महीने बाद उसकी सुनवाई है, ऐसा नहीं होगा, दिन प्रतिदिन की कार्रवाई होगी। और इन विशेष न्यायालयों के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी। इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 7 साल का वकालत में अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ST SC के लिए क्या किया जाएगा, मामलों की सुनवाई के लिए, उनके निपटाने के लिए एक विशेष न्यायालय या सत्र न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? राज्य सरकार के द्वारा। किसकी सहमति से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जा सकती है। और जो सुनवाई होगी उसमें दिन प्रतिदिन की सुनवाई की जाएगी और उसके संचालन के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये था SC ST एक्ट। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, अब इसका आंसर हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, पहले आप लिखकर भेजिए, फिर अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपको उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है लोक अभियोजक कौन है? लोक अभियोजक कौन है या कौन होता है? इंग्लिश में भी आपको नोट्स हैं, इसमें मिल जाएंगे सारे नोट्स, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट है तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि SC ST एक्ट होता क्या है। ठीक है, हु इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये आपका क्वेश्चन है। आप टेलीग्राम पे इस पे इसका क्वेश्चन लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है। ठीक है, दुनिया का पहला AI कानून जिसको यूरोपीय संघ के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये क्यों दी गई है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विनियमन के लिए, मतलब AI के रेगुलेशन के लिए ही AI कानून का निर्माण, AI रेगुलेशन। तो इसको किसने मंजूरी दी है? यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 देश हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मैप में देख सकते हैं, ये यूरोपीय संघ है, जितने भी देश हैं उनका यहाँ पे फ्लैग है। जितने देश हैं आप एक बार रीड करके जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है संयुक्त राष्ट्र सभा से संबंधित। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 24 मई को मार्कोर दिवस मनाने की घोषणा की है। मार्कोर दिवस क्या है? मार्कोर एक को दिख रहा होगा पिक्चर में, ये एक बकरी है ना, बकरी की प्रजाति है मार्कोर। ये किस लिए पहचानी जाती है, क्यों इतनी प्रसिद्ध है? ये अपने सींगों के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो मरोड़दार ये सींग है, इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, और ये पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, और इसको पाकिस्तान के साथ 8 अन्य देशों ने संयुक्त महासभा में एक प्रस्ताव दिया था, तो जिसके तहत मार्कोर दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, और ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इनके संरक्षण के लिए। वैसे तो इनकी आबादी बढ़ रही है, परंतु इन प्रजातियों से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए, और कैसी परिस्थितियों में ये जीती हैं, किस प्रकार की प्रजातियां हमारे आसपास रहती हैं, उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये मार्कोर दिवस 24 मई को मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आसाम से संबंधित है। आसाम ने अपना पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म किस लिए है? जो आपदा से संबंधित रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन के लिए। मतलब जब भी कोई आपदा होती है आसाम में, उससे संबंधित कि कितना नुकसान हुआ है, किन किन लोगों को क्षति पहुंची है, ये सारा डेटा कलेक्शन करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ताकि जितना भी नुकसान हुआ हो और कितने लोग उससे प्रभावित हुए हैं, तो उस पे मतलब सरकार जल्दी से जल्दी एक्शन ले सके और जितने भी लोग प्रभावित हैं उनको जल्दी से जल्दी जो भी सुविधा प्रदान करनी है वो प्रदान कर। तो ये असम के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है आपदा प्रबंधन की रिपोर्टिंग के लिए।
असम की बात है तो असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये है मैप में असम। असम की जो कैपिटल वो क्या है, दिशपुर असम की कैपिटल है। और इसके जो वर्तमान गवर्नर है वो है गुलाब चंद कटारिया है। इसके जो सीएम है वो है हिमांता विश्वा शर्मा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। विश्व कछुआ दिवस 2024 कब मनाया गया है? 23 मई को मनाया गया है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 मई को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है कि जो कछुआ कछुआ होता है उसकी अलग अलग प्रजाति होती है। उन अलग अलग प्रजातियों के संरक्षण के लिए, उनके आवास से संबंधित जागरूकता के लिए कितनी अलग अलग प्रजातियां हैं उनसे संबंधित जानकारी को लोगों के बीच साझा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हम सभी कछुए को क्या बोलते हैं? कछुआ बोलते हैं हिंदी में, है ना। मैंने तो सर्च भी किया, टर्टल को भी कछुआ ही बोला था और टर्टोइस को भी कछुआ ही हिंदी में बोलते हैं। तो हम सभी कछुए को कछुआ ही बोलते हैं, लेकिन इनकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। जैसे जल में जो रहते हैं उनको टर्टल्स बोलते हैं और जो जमीन पे रहते हैं उन्हें टर्टोइस बोलते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और हिंदी में तो इसके मतलब अलग अलग नाम भी नहीं है। हिंदी में तो इसको कछुआ ही बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश लिख दिया है, थोड़ा अंतर आपको समझ में आए किसको टर्टोइस बोलते हैं किसको टर्टल बोलते। तो संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 मई को। नेक्स्ट जो न्यूज है वो गंगेटिक जो डॉल्फिन है उससे संबंधित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बताया गया है कि भारत में जो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन है उनकी संख्या कितनी है? 4000 है। ठीक है, उसमें से 2000 जो है वो केवल उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश में 2000 डॉल्फिन है। तो इन्हें गंगेटिक डॉल्फिन बोला जाता है। अब इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है तो ये किसका सूचक है? गंगा पे जो भी प्लान चल रहे हैं, जो भी मिशन चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है ना, स्वच्छता जो भी अभियान चल रहा है वो क्या है? कारगर सिद्ध हो रहा है। इसलिए गंगा का पॉल्यूशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है और इनकी संख्या क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये एक डेटा के अनुसार, भारतीय वन्यजीव की एक रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा का पता चला है कि इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। और ये किसका सूचक है? कि जो गंगा है उसका पॉल्यूशन अभी कम हुआ है हाल ही। नेक्स्ट हमारा है क्विज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बना है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी अल्जीरिया या ऑप्शन डी ब्राजील। कौन 99वां देश बना है? किसका 99वां देश बना है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का? स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ब्राजील। आंसर कमेंट में लिखिए। आप जितना आंसर कमेंट में लिखेंगे तो आपको भी वो आंसर याद होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। Recently, which country has become the 99th member of International Solar Alliance? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी अल्जीरिया या ऑप्शन डी ब्राजील। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेन। स्पेन 99वां देश बना है कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 99वां देश बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल सोलर डे क्यों मनाया, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना क्यों की गई है? कि जो सौर ऊर्जा है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके और जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी खतरे हो रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रभाव है उनको कम किया जा सके, है ना। तो क्योंकि जलवायु परिवर्तन में क्या होता है कि जब ईंधन का दोहन करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, तो उत्सर्जन कम होगा ग्रीन हाउस गैसों का और जलवायु में भी कम उसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए बेरूत लेबनान, ऑप्शन बी बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन सी बीजिंग चीन या ऑप्शन डी नई दिल्ली भारत। हाल ही में पहली रिले चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? बेरूत, बैंकॉक, बीजिंग, नई दिल्ली। Recently, where was the first Asian Relay Championship 2024 held? बेरूत, बैंकॉक, बीजिंग, न्यू दिल्ली। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 20 से 21 मई 2024 को बैंकॉक से थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ये तो मैंने आपको अभी ही बताया है। अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो आप इसका आंसर अभी इसी वीडियो में दे पाएंगे। डॉल्फिन की संख्या में कहाँ पर वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू
A recent report by the Wildlife Institute of India, which state has the maximum number of Gangetic dolphin in India? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। कहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या ज्यादा है? कमेंट में आंसर लिखिए ताकि आपको आंसर याद हो। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। क्या है, मैंने बताया था अभी आपको, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी क्या बताया था मैंने, 4000 के करीब इनकी संख्या अभी दर्ज की गई है, जिसमें से केवल 2000 जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और ये इसका सूचक है कि पॉल्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजानी बांध जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उजानी डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला, कर्नाटका, उड़ीसा या महाराष्ट्र। उजानी डैम कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है उजानी डैम? आंसर लिखिए कमेंट में। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उजानी डैम कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1970 से 80 के दशक में हुआ था। ठीक है, इसकी लंबाई जो है, सॉरी इसकी ऊंचाई है 2534 मीटर और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में उजानी डैम है, केट वाटर पर, केट वाटर नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया उथला जल भ्रत प्रबंधन मॉडल आवास और शहरी मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? कौन सा मॉडल? उथला जल भ्रत मॉडल, है ना, आवास और शहरी मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए स्मार्ट सिटी, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन सी अमृत कल्याण शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या ऑप्शन डी राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण। Shallow aquifer management model recently launched in Telangana is part of which scheme of Ministry of Housing and Urban Affairs? Smart City Mission, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन या नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन? कौन सा आंसर है? आंसर कमेंट में लिखिए। ऑप्शन ए, बी, सी, कौन सा इसका आंसर है? इसका आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमृत कल्याण शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। ये सैम जो मॉडल है वो इसी का ही हिस्सा है। इसका अमृत योजना का हिस्सा है। अब ये क्यों बनाया गया है? जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उसमें सुधार करने के लिए इस योजना का, इस मॉडल को बनाया गया, इस तकनीक का निर्माण किया गया है। भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए इस योजना को बनाया गया। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कोई भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है या इशू है या डाउट है, आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और इससे संबंधित पीडीएफ या नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप जरूर टेलीग्राम पर लिखकर हमें भेजें। और ऐसी ही नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।